झारखंड में आज से पहले चरण के लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। 25 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 29 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। तो 13 मई को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी। सरायकेला खरसावां में 3 लोकसभा सीट हैं और इनमें सिंहभूम और खूंटी में पहले चरण में वोटिंग होगी। तो सरायकेला डीसी ने चुनाव की तैयारी पूरी होने का दावा किया है। 25 अप्रैल को नामांकन का अंतिम दिन। सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा, पलामू में डाले जाएंगे वोट। 29 अप्रैल को नाम वापसी का अंतिम दिन है। जो भी व्यक्ति नाम निर्देशन के लिए इच्छुक है वो नाम निर्देशन के लिए कल जो गृहीत समय है उस समय के पश्चात नाम निर्देशन में भाग ले सकते हैं। इसके साथ ही कल से औपचारिक रूप से जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, नोटिफिकेशन के बाद की जो कार्रवाइयाँ हैं वो प्रारंभ हो जाएगी और उस क्रम में हमारे जिले में जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है उस पर चेक पोस्ट तथा अन्य जो हमारे संवेदनशील क्षेत्र है एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर एसएसटी भी हमारी शुरू हो जाएगी आज रात 12 बजे के बाद से। बात अगर सिंहभूम सीट की करें तो सिंहभूम में 14,32,934 वोटर हैं। इनमें पुरुष 7,05,000 और जो महिला वोटर है वो 7,27,000 हैं। थर्ड जेंडर के 33 वोटर भी सिंहभूम में हैं और खूंटी में कुल 13,12,261 वोटर हैं, जिनमें 6,44,000 पुरुष वोटर हैं। और अगर महिला वोटरों की बात करें तो महिला वोटर की संख्या जो है वो 6,67,000 है और इसके अलावा थर्ड जेंडर की वोटरों की जो संख्या है वो 4 है। तो खूंटी में महिला वोटर की संख्या पुरुष वोटर के मुकाबले अधिक है। पलामू में पहले चरण की सीटों में सबसे अधिक वोटर हैं। पलामू में 22,27,365 वोटर्स हैं। पुरुष वोटर की संख्या यहां पर 10,55,000 है और महिला वोटरों की जो संख्या है वो 10,71,000 है। पलामू में थर्ड जेंडर की अगर बात करें तो थर्ड जेंडर के 1 वोटर है और पलामू में भी महिला वोटर की संख्या पुरुष वोटर से अधिक है। और अगर बात करें लोहरदगा की तो लोहरदगा में कुल वोटर की संख्या 14,27,022 है। इनमें पुरुष वोटर की संख्या 7,07,000 है। महिला वोटरों की संख्या 7,19,000 है। लोहरदगा में अगर थर्ड जेंडर की बात कर लें तो थर्ड जेंडर के वोटर की संख्या केवल 4 है। लोहरदगा में भी महिला वोटर की संख्या पुरुष वोटरों से ज्यादा है। सिंहभूम सीट से बीजेपी की गीता कोड़ा का मुकाबला यहां पर जेएमएम की उम्मीदवार जोबा मांझी से है और गीता कोड़ा कांग्रेस से पहले सांसद थी और चुनाव से पहले बीजेपी में आई थी। जोबा मांझी झारखंड सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। उन्हें जेएमएम ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया है। खूंटी में बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन मुंडा का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार कालीचरण मुंडा से है। अर्जुन मुंडा अभी केंद्रीय कृषि मंत्री और जनजातीय मामले के मंत्री हैं। पिछले चुनाव में करीब 1400 वोट से चुनाव जीते थे और उनका मुकाबला कांग्रेस के कालीचरण मुंडा से होना है। पलामू की बात करते हैं। पलामू में बीजेपी उम्मीदवार विष्णु दयाल राम का मुकाबला आरजेडी उम्मीदवार ममता भुइयां से है। बीडी राम बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। उनका मुकाबला आरजेडी में हाल ही में शामिल हुई ममता भुइयां से होना है। बात करते हैं अब लोहरदगा की। लोहरदगा में बीजेपी उम्मीदवार समीर उरांव का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत से होना है। समीर उरांव बीजेपी से राज्यसभा सांसद थे। उन्हें पार्टी ने लोकसभा चुनाव में सुदर्शन भगत की जगह उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस से सुखदेव भगत लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और सुखदेव भगत झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो चौथे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। आज से चौथे चरण के लिए नामांकन शुरू हो जाएगा। आज से 25 अप्रैल तक नामांकन होगा और चौथे चरण के लिए 23 मई को मतदान होना है। सीटें कौन कौन सी होंगी? दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में चुनाव है। तो चौथे चरण के लिए जो शेड्यूल है वो आपको बता रहे हैं। आज से 25 अप्रैल तक नामांकन की शुरुआत हो जाएगी। चौथे चरण के लिए 13 मई को वोटिंग होनी है। दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर सीटें इसमें शामिल हैं। रामगढ़ में बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के साथ धक्का मुक्की हुई है। बरकाकाना के सीसीएल मैदान में रामनवमी मिलन समारोह हो रहा था और आरोप है कि मंच पर माइक से बोलने के दौरान उनके साथ धक्का मुक्की की गई है। बीच बचाव करने के लिए पहुंचे विधायक के बॉडीगार्ड और फोटोग्राफर को चोट भी लगी है। नाराज विधायक और उनके समर्थकों ने बरकाकाना ओपी पहुंचकर कार्रवाई की मांग की।
समारोह से जुड़े दूसरे पक्ष के लोग भी थाने पहुंचे। इस घटना की जानकारी मिलते ही पतरातू एसडीपीओ भी थाना पहुंचे और दोनों पक्षों को शांत कराया। पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है और बताया जा रहा है कि अंबा प्रसाद रात के 9 बजे पहुंची थी और माइक से संबोधन को लेकर के आयोजकों के साथ उनकी कहासुनी हुई। इसी बीच विधायक से माइक छीन लिया गया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। आयोजक ने विधायक के जबरन पहुंचने का आरोप लगाते हुए धक्का मुक्की से इनकार किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। विधायक मैडम गए थे यहाँ कार्यक्रम में बरकाकाना जहाँ पर पूजा हो रहा था, तो वहाँ पर माइक लेकर कुछ बोलना चाह रहे थे। उसी में कुछ लोग थे उनका जो अपोजिट पार्टी को बोलने नहीं देना नहीं चाह रहे थे। इसी को लेकर के दोनों पक्ष में बकझक हुआ है, माइक छीना छीनी हुआ है। किसी को चोट भी लगा है? एक आदमी इंजर्ड है। कौन है वो? उनका फोटोग्राफर है, विधायक मैडम का फोटोग्राफर है। बॉडीगार्ड को भी चोट लगा है? बॉडीगार्ड को भी हल्का फुल्का चोट है। तो बरकाकाना में जो रामनवमी का जो जुलूस का अखाड़ा बना हुआ था, वहाँ पे जो अध्यक्ष और जो रामनवमी समिति में काफ़ी लोग विपक्ष पार्टी के, आजसू पार्टी के थे। कोई आदमी हमको माइक उनसे लेके दे दिए। अब जैसे ही हम माइक लिए, माइक ऑफ कर दिए, उसके बाद फिर पूरा वहाँ लड़ाई झगड़ा वाला माहौल वो लोग पैदा किए। मेरे अंगरक्षक को भी मतलब ये लोग ढेला ढकली किए, उनके साथ भी मारपीट किए। पूरा ढेला ढकली मारपीट वाला माहौल, पूरा मंच बन गया था। गोड्डा से बड़ी खबर है, जहां पुलिस की गोली से व्यक्ति की मौत हो गई है। अपराधी को पकड़ने पुलिस गई हुई थी। भाग रहे अपराधी पर गोली चलाई गई थी। पौड़ाहाट थाना के डंगापाड़ा की घटना सामने आई है। थाना प्रभारी पर गाज गिर सकती है, तो पुलिस की गोली से व्यक्ति की मौत की खबर सामने आ रही। गोड्डा से बड़ी खबर है, जहां अपराधी को पकड़ने पुलिस गई हुई थी। अमित हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। अमित, किस बात को लेकर के पुलिस ने गोली चलाई, क्या पूरी घटनाक्रम सामने आई, क्या अपडेट आपके पास? तो बताया जा रहा है कि एक लेवी के अपराधी को लेते हैं, हाल के दिनों में लेवी मांगी गई थी, उसके धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। उसी दौरान पुलिस करीब शाम के 7 बजे उस अपराधी के घर को घेरने गई थी, छापा मारने करने गई थी। उस अपराधी का नाम बेनाडिक बताया जा रहा है। तो उसी क्रम में उसके पुलिस जैसा बता रही है, जैसे पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति रिलीज किया है, उस आधार पर मैं बता रहा हूँ। पुलिस बता रही है कि छापेमारी करने गई थी और उसके घर से किसी को भागते देखा गया, तो पुलिस ने उसको रोकने के लिए आवाज लगाई। वो जब नहीं रुका तो फिर गोली चलाई और गोली जाकर एक हरिनारायण पहाड़िया नाम के युवक को लगी है। लेकिन परिजनों की माने तो हरिनारायण जो है वो शौच के लिए नदी गया हुआ था और नदी में शौच करके वापस आ रहा था। इतने दौरान में वहां पुलिस पहुंची और उसको गोली मार दी गई, ये परिजन कह रहे हैं। फिलहाल जो है एसआईटी की टीम गठित की गई है उच्च अधिकारियों के द्वारा और कहा जा रहा है कि इस पर जांच कर दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, शुक्रिया अमित इस अपडेट के लिए आपका। नवादा में लोकसभा चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। नवादा डीएम ने लोगों से 19 अप्रैल को वोट करने की अपील की है। वहीं एसपी ने जानकारी देते हुए बताया है कि लोकसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। सभी बूथों की जांच कर ली गई है और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। सर्वप्रथम मैं नवादा जिला के जितने भी हमारे वोटर्स हैं उनसे मैं अपील करना चाहूँगा। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही हर एक वोट से एक सशक्त, समृद्ध, जीवंत लोकतंत्र बनता है। हर एक वोट कीमती है। तो मेरा आप सब लोगों से अपील है कि 18 अप्रैल को कृपया आपके घर से बाहर निकलें, वोट करें और प्रजातंत्र एवं लोकतंत्र को और मजबूत करें। सभी से अपील है कि हम लोग पूरी तरह से शांति व्यवस्था के तहत मतदान कराने में सक्षम हैं। जनता से अपील है कि वो अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। अगर अफवाह आते हैं तो उसका खंडन हम लोग तय समय करेंगे। आप लोगों से अपील है कि शांतिपूर्ण माहौल में बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। भागलपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। लूट हत्या जैसी घटना को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं। ताजा मामला नाथनगर थाना क्षेत्र का है, जहां बेखौफ बदमाशों ने ठेला चालक को पहले फोन करके बुलाया, फिर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फोन आया उधर से, जो बोला वो तो हम तो नहीं सुने। किसने फोन किया ये भी हम नहीं जानते हैं। तो ये इधर से बोल रहा था कि हाँ डौड़ी के पास हम आते हैं, बस इतने से हम दुश्मनी अब मार झगड़ा में केस उस था इसके ऊपर में। हाँ, कब मार किया था? अरे बहुत दिन हो गया, 3-4। गया में रामनवमी को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई। वार्ड नंबर 19 से
निकली शोभा यात्रा में मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार भी शामिल हुए। प्रेम कुमार पारंपरिक हथियार के साथ नजर आए। गया में रामनवमी पूजा समिति की तरफ से पिछले 30 साल से आकर्षक झांकी निकाली जा रही है। मां श्री राम को याद कर रहे हैं। आज रामनवमी का त्यौहार है। भारत के कोने कोने में और दुनिया में जहाँ हिंदू धर्मावलंबी के लोग हैं, भगवान राम की पूजा कर रहे हैं। हमारे पूर्वज से लंबा संघर्ष उन्होंने किया था। संघर्ष के बाद मोदी जी की सरकार को 5 जगह थी। आरा में रामनवमी को लेकर पूरा माहौल भक्तिमय दिखा। इस दौरान एक अच्छी तस्वीर भी देखने को मिली। जब शोभा यात्रा निकल रही थी तभी कुछ राम भक्त कार सेवा में जुटे थे। कड़ी धूप की वजह से राम भक्तों को राहत देने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा था। वहीं रमना मैदान के समीप स्टॉल लगाकर कुछ राम भक्त लोगों को पानी पिला रहे थे। रामनवमी के मौके पर पटना सिटी में राम जन्मोत्सव समिति के बैनर तले श्रद्धालुओं ने भव्य जुलूस निकाला। जुलूस मंगल तालाब स्थित रामदेव महतो सामुदायिक भवन से शुरू होकर देर शाम गाय घाट स्थित ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर पहुंचा। गाजे बाजे के साथ निकाले गए जुलूस में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। जुलूस में पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव और साथ साथ बीजेपी के कई और नेता भी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। खास है 500 साल के संघर्ष के बाद रामलला जी अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान इस साल हुए हैं 22 जनवरी को और उनके विराजमान होने के बाद ये पहली रामनवमी पूरे देश में उत्साह है। बिहार राज्य में विशेष उत्साह है। और चौथे चरण के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना चौथे चरण के लिए जारी कर दिया है। तो आज से चौथे चरण की नामांकन की शुरुआत हो जाएगी। आज से 25 अप्रैल तक ये नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। चौथे चरण के लिए 13 मई को मतदान होना है। बिहार की 5 सीटें हैं जिस पर चौथे चरण में चुनाव होना है, वोटिंग होनी है। दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में चुनाव होने हैं। झारखंड की 4 सीट पर भी चुनाव होना है। तो खूंटी, पलामू, लोहरदगा और सिंहभूम पर चुनाव होगा। तो झारखंड के लिए पहला चरण होगा और बिहार के चौथे चरण के लिए अधिसूचना जारी की गई है। पूरा देश रामनवमी का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार रामनवमी मनाई गई और पहली बार रामलला के मस्तक पर सूर्य किरणों से अभिषेक किया गया। प्रधानमंत्री मोदी भी ऑनलाइन जुड़ करके इस पल के गवाह बने। रामनवमी का दिन दोपहर ठीक 12 बजे का वक्त, जिस समय प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। उसी वक्त अयोध्या धाम में पधारे रामलला के मस्तक पर सूर्य अभिषेक हो रहा था। पहली बार प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक किया गया। भगवान श्री राम की विशेष तौर पर पूजा अर्चना की गई, आरती उतारी गई। अयोध्या से लेकर देश भर में राम नाम की ही गूंज सुनाई दे रही है। आम लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने। असम दौरे के बीच हवाई जहाज में बैठे बैठे पीएम मोदी ने सूर्य तिलक का लाइव प्रसारण देखा। प्रधानमंत्री ने अपने एक सैंडल पर इसकी एक तस्वीर साझा की, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी अपना जूता उतारकर कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उनके हाथ में टैबलेट है जिसके जरिए वो सीधा प्रसारण देख रहे हैं। उन्होंने अपने दाहिने हाथ को प्रणाम की मुद्रा में सीने से लगा रखा है। प्रधानमंत्री मोदी असम के नलबाड़ी में बहुत बड़ी जनसभा की। चुनावी मंच से पीएम ने रामलला को याद किया। लोगों से सूर्य किरणों के जरिए प्रभु श्री राम को तिलक करने की अपील की। प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है।
तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल के किरण भेज रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी। रामलला के दर्शन का समय बढ़ाकर 19 घंटे तक कर दिया गया है, जो मंगला आरती से शुरू होकर रात 11 बजे तक चलेगा। श्री राम जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने देश विदेश तक से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी है, जिसमें प्रभु श्री राम के सूर्य तिलक का अलौकिक अवसर भी आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश की सबसे बड़ी परीक्षा कहे जाने वाली यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, जिसमें मुजफ्फरपुर के चंदवारा के रहने वाले सय्यम रजा ने 188वां रैंक लाकर आईपीएस बने हैं। अपने तीसरे प्रयास में सफलता पाने वाले सय्यम एक कंपनी में डेटा साइंटिस्ट के रूप में काम करते थे। सय्यम ने अपने एक आईपीएस मित्र से प्रेरणा लेकर यूपीएससी परीक्षा में बैठने का प्लान बनाया और तीसरे प्रयास में खुद आईपीएस बन गए। सय्यम रजा ने बताया कि उनके दोस्त आईपीएस समीर अहमद से उन्हें काफ़ी प्रेरणा मिली और फिर उन्होंने पूरी तैयारी की स्ट्रेटजी बताई। क्या थी उनकी स्ट्रेटजी, उनसे बात की हमारे सहयोगी प्रियांक सौरभ ने। यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ गया है, जिसमें मुजफ्फरपुर के लाल सय्यम रजा को भी 188वां रैंक मिला है, जिसके बाद घर में उत्साह का माहौल है। हमारे साथ सय्यम रजा भी हैं, जो पहले बहुत अच्छा पैकेज पर आप जॉब कर रहे थे, बावजूद आप यूपीएससी का परीक्षा दिए, फाइनली सिलेक्शन हो गया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। क्या कहेंगे लोगों को, किस तरीके से सफलता मिली आपको? देखिए, सफलता तो कहीं भी 2-3 क्वालिटी से मिलती है। आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए अपने ऑब्जेक्टिव को लेके, और आपके अंदर परसिवरेंस होना चाहिए कि आप अप्स एंड डाउन्स में डटे रहें। तो इन क्वालिटीज से कहीं भी सफलता मिल सकती है। कितना बार आपने ट्राई किया, कैमा प्रयास में आपको सफलता मिली है? ये 3rd अटेम्प्ट था मेरा। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने बहुत प्रिपरेशन से नहीं दिया था, तो वो वैसे ही निकल गया था। 2nd अटेम्प्ट में कुछ कमी रह गई थी, जिसकी वजह से मेंस का पेपर क्लियर नहीं हुआ। उन कमियों पे काम किया इस बार, तो 3rd अटेम्प्ट में। को जितनी खुशी होनी चाहिए बेटा के कामयाबी पर, वो खुशी है। देश का सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है। आपने सोचा था कि आपका बेटा भी इसको क्वालिफाई कर लेगा? बिल्कुल कर सकता था, इसने कहा था कि मैं कर लूंगा। अच्छा, हाँ, चैलेंज के साथ। चैलेंज था। शर्त यह कि नौकरी छोड़ेंगे। अच्छा, अच्छी खासी नौकरी थी, नौकरी छोड़ के करके दिखा दिया। मेरे लिए मेनली इंस्पिरेशन ये था कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो पब्लिक लाइफ से जुड़े रहते हैं और छोटी छोटी ही सही, लेकिन किसी की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट। आपके मित्र आईपीएस हैं, जिन्होंने आपको लगातार गाइड किया, उनको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, उनके तो मैं कहूँगा कि मेरा शायद मोर देन 50% क्रेडिट मेरी पढ़ाई का उनको जाएगा, क्योंकि इस एग्जाम में पढ़ते बहुत लोग हैं, हार्ड वर्क बहुत लोग करते हैं, लेकिन काफ़ी लोग नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि उनके पास सही स्ट्रैटेजी नहीं होती है। तो क्योंकि मेरे पास कोई एक ऐसा फ्रेंड था जिसने कि मुझे बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी बताई डे 1 से, तो मेरे लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो गई थी। तो हमारे साथ सय्यम रजा हैं, जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, और इन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया है, 188वां रैंक आया है, जिसके बाद परिवार में खुशी का माहौल है। और इसको लेकर पूरे जिले में भी कहा जा रहा है कि इन्होंने जिले का नाम रोशन किया है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। कल पहले चरण के चुनाव की वोटिंग है। बिहार की 4 सीटों में नवादा सीट इस बार हॉट सीट बनी हुई है। नवादा में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी के विवेक ठाकुर चुनावी मैदान में हैं। आरजेडी की तरफ से श्रवण कुशवाहा को उतारा गया है और इन दोनों के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार भी विनोद यादव मैदान में हैं। जान लीजिए कि नवादा सीट का चुनावी इतिहास क्या है और नवादा सीट पर कैसा है सियासी समीकरण। जिसकी पहचान बिहार के कश्मीर और सप्त ऋषियों की तपोभूमि के रूप में है, जहां आज भी रामायण और महाभारत काल के कई प्रसंग सुने सुनाए जाते हैं, वो है बिहार का नवादा। नवादा लोकसभा क्षेत्र बिहार का सबसे दक्षिणी संसदीय क्षेत्र है। इसकी सीमा झारखंड से लगती है। राजनीति की प्रयोगशाला रही नवादा सीट का इलाका लंबे वक्त तक जातीय हिंसा
और नक्सल प्रभावित रहा है। यही वजह है कि हर एक चुनाव में यहां विकास के मुद्दे हवा हो जाते हैं और जातीय समीकरण हावी हो जाता है। भूमिहार और यादव बहुल नवादा क्षेत्र में राजनीति की धुरी इन्हीं दो जातियों के इर्द गिर्द घूमती रही है। कुल मतदाताओं की बात करें तो नवादा लोकसभा सीट पर 20,03,504 वोटर हैं, जिनमें पुरुष वोटर्स की संख्या 10,42,312 है, तो महिला वोटर्स की संख्या 9,61,042 है, जबकि थर्ड जेंडर के वोटर 150 हैं। नवादा लोकसभा क्षेत्र 6 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बना है, जिसका आजादी के बाद से अब तक कई बार परिसीमन हो चुका है। फिलहाल नवादा लोकसभा क्षेत्र में हिसुआ, वारसलीगंज, रजौली, नवादा, गोविंदपुर और बरबीघा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।